हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएसएम रोबोटिक्स। आज के वीडियो में हम इन्वर्स किनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन 1। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने जो स्टैंडर्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनार सीरियल मैनिपुलेटर, यानी कि ये मैनिपुलेटर है, हम इसकी इन्वर्स किनेमैटिक सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे। ठीक। अगर आपको इस मैनिपुलेटर की फॉरवर्ड किनेमैटिक्स की जो इक्वेशंस हैं उसकी डेरिवेशन देखनी है, फॉर दैट यू हैव टू रेफर लेक्चर 27 ऑफ दिस प्लेलिस्ट। उसमें हमने इस पर्टिकुलर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट की फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल को डिराइव करा है। ठीक है। यहाँ पे हम इसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को डिराइव नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली यूज़ द रिजल्ट जो हमने लेक्चर 27 में डिराइव करा था, और उस रिजल्ट को यूज़ करते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व द इन्वर्स किनेमैटिक्स क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशंस। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ द ग्राउंड लिंक, ये फिक्स्ड है। दिस इज़ लिंक 1 एंड ये हो गया अपना लिंक 2। लिंक 1 की जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू L1, और हमारा लिंक 1 हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हमने θ1 से रिप्रेजेंट करा है। सिमिलरली हमारा जो लिंक 2 है, ये पोर्शन, लिंक 2 की जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू L2, और हमारा लिंक 2 लिंक 1 की एक्सटेंशन के डायरेक्शन के साथ में जो हमारा लिंक 2 एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल को हमने रिप्रेजेंट करा है θ2 से। ये जो पॉइंट है हमारा, इसको आप एंड इफेक्टर पॉइंट कह सकते हो, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक। अभी ये डायग्राम थोड़ा मैसी है, इसका हमने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया है दैट हमें थोड़ा विजुअलाइजेशन में इजी रहे, और हम अपने जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हमने जो असाइन करे थे हम उनको भी एक बार अच्छे से देख सकें। ठीक। अगेन ये हमारा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फ्रेम है, दिस इज़ द एक्स एक्सेस, ये हो गई अपनी वाई एक्सेस। ये जो अपना पोर्शन है दिस इज़ लिंक 1, इसकी लेंथ है L1, और ये है अपना लिंक 2, इसकी लेंथ है L2। दिस पॉइंट इज़ द एंड इफेक्टर पॉइंट, और ये जो ब्लैक में बनाया है हमने, ये हमारा एंड इफेक्टर है। ठीक। यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेवोल्यूट जॉइंट है, यहाँ पे हमारा सेकंड रेवोल्यूट जॉइंट है। दिस इज़ θ1, और ये अपना एंगल है दैट इज़ इक्वल टू θ2। अभी जो हमारे कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं, इनकी असाइनमेंट हमारी लेक्चर 27 के अकॉर्डिंग हुई है। ठीक है। अगर आपको देखना है यू कैन गो एंड वॉच लेक्चर 27, वहाँ पे हमने डिटेल्स में ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं इनको असाइन करा था। यहाँ पे मैंने रिकैपिचुलेशन के लिए दोबारा से कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बना दिए हैं। दिस इज़ द Z0 एक्सेस कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सिमिलरली ये यहाँ पे हमने Z1 एक्सेस बनाई है, दिस इज़ पैरेलल टू Z0 ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सिमिलरली हमारा फ्रेम 2 है, इसकी Z2 एक्सेस भी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है। ये हो गई हमारी X0। इंटरमीडिएट फ्रेम पे हमने अदर एक्सेस नहीं बनाई है, दैट हमारा डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे, यहाँ पे ज़्यादा क्लटर ना हो। ठीक। बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी ओनली नीड द डायरेक्शन ऑफ द Z एक्सेस। पर ये जो एंड इफेक्टर फ्रेम है, बिकॉज मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक नॉर्मल स्लाइडिंग और अप्रोच वेक्टर होता है। ठीक। यहाँ पे मैंने आपको ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाकर दिखाई है। ये अपना हो गया Z2 एक्सेस, और ये जो अपना अप्रोच, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में हमारी x एक्सेस है, दिस इज x2 एक्सेस पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच वेक्टर। इसको याद रखना। ठीक है। ये x एक्सेस हमारी अप्रोच के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, और ये अपनी थर्ड एक्सेस है y एक्सेस, यानी कि y2। ये हमारे राइट हैंड रूल यूज़ करके हमने क्रिएट करी है। ठीक। ये तो हो गया अपना सिंप्लीफाइड डायग्राम। साथ ही साथ ये जो हमारा एंड इफेक्टर है, इसका जो अप्रोच वेक्टर है यानी कि x2, ये वाला वेक्टर, ये अपने जो ग्लोबल फ्रेम यानी वर्ल्ड फ्रेम, यानी जो बेस फ्रेम की एक्स एक्सिस है, ये वाली जो कि इसके पैरेलल है। ठीक। ये जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इससे हमारे एंड इफेक्टर की जो अप्रोच वेक्टर है यानी x2, ये जो एंगल फॉर्म कर रही है, इसको हमने फाई से डिनोट कर दिया। ठीक। फाई इज़, अगर आप सिंपल ज्योमेट्री लगाओ, द समेशन ऑफ θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल टू फाई। ठीक। ये फाई जो है ये हमारी एंड इफेक्टर की ओरिएंटेशन हो गई। ठीक। वंस आपने θ1 और θ2 को फाइंड आउट कर लिया, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई, और फाई इज इक्वल टू द समेशन ऑफ θ1 एंड θ2। बिकॉज ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट है और ये एक प्लेनर रोबोट है, दैट इज़ वाई ओरिएंटेशन की कैलकुलेशन ईजी है। बट यही प्रोसेस अगर आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट के लिए करना पड़ेगा, वहाँ पे ओरिएंटेशन को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर डिफिकल्ट होता है। ठीक है। विद दिस लेट अस मूव फॉरवर्ड।
सो लेक्चर नंबर 27 में हमने इस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर का फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल डिराइव करा था, जिसकी वैल्यू हमें एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इस मॉडल को ऑब्टेन करा था। ठीक, सो दिस इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स। ये जो अपर 3x3 का पोर्शन है, दिस इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। और ये जो अपर 3x1 का मैट्रिक्स है, ये वाला, यहाँ पे 3 रोज है 1 कॉलम है। ठीक, 3x1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द बेस फ्रेम। दिस इज परस्पेक्टिव एंड दिस इज द स्केल फैक्टर। ठीक है, सो ये हमें ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर 27 में डिराइव करा था। दिस इज द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल। एज यू कैन सी यहाँ पे θ1 प्लस θ2 की टर्म्स आ रही हैं। ठीक, सो इट इज़ इन दी टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2। ऑल्सो जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, यानी कि लेंथ 1 और लेंथ 2, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सो आप कह सकते हो ये जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होता है, दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, मैट्रिक्स ऑफ द अननोन वैल्यूज़ और अननोन पैरामीटर्स। सो यहाँ से आपको अननोन मिलेगा। ठीक, सो ये जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का मैट्रिक्स होता है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। यानी कि अननोन वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास, θ1 और θ2। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, सो हमें अननोन पता है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि डिराइव द क्लोज फॉर्म इनवर्स किनेमैटिक सॉल्यूशन ऑफ दिस सिंप्लीफाइड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर। सो जैसा आपको पता है, सॉल्यूशन के लिए वी नीड टू हैव वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नोन एलिमेंट्स। हमें अननोन तो पता है। ठीक, सो दिस इज द अननोन पोर्शन। आपको एक नोन वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोबोटिक मैनिपुलेटर। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, सो इनवर्स किनेमैटिक्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें अपने एंड इफेक्टर की पोजीशन और ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी नोन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन के लिए ही तो हम अपने θ1 और θ2 को कैलकुलेट करेंगे। सो उस नोन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। यूजुअली इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हमने अपने पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में C से रिप्रेजेंट करा है अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स को। सो दिस इज़ द पोजीशन, this is the orientation of the end effector with respect to the base frame. Also this is the position of the end effector with respect to the base frame. और यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं R11, R12, R33, ये जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं, और ये dx, dy, dz, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, सो ये जो टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, हमने इसको एज्यूम करा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स आर नोन टू अस। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है, दिस इज़ द matrix of the known values, matrix of the known values। सो ये हमारे known values का matrix है। this is the orientation and the position of our end effector। और ये जो मैंने मेंशन करा हुआ है, this is the forward kinematics model और the overall transformation of frame 2 with respect to frame 0। ये क्या था, this was the matrix of the unknown elements। सो ये unknown हो गया because it is a function of the unknown parameters, that is θ1 and θ2। So inverse kinematics problem statements says that you are provided with the configuration matrix, that is the known part, and also you are provided with the forward kinematics model, that is the unknown part। So you have to equate the known part and the unknown part, and you have to calculate the missing variables। You have to calculate the value of θ1 and θ2। So हमें क्या करना है, simply ये जो दो matrix हैं, so this is the unknown part because it contains θ1 and θ2, and this configuration is the known part because we know the value of all these elements। so अगर आपको equation form करनी है, so you have to equate the known part and the unknown part in order to form certain equations। और ये जो process होती है, usually यहाँ पे हम क्या follow कर रहे हैं, so we are following the analytical approach। so we are following the analytical approach of inverse kinematic solution because यहाँ पे हम use करेंगे, we are gonna use algebra, trigonometry
and maybe little bit of geometric relations. ठीक है, so combined you can say that this is the analytical approach because we are going to form different equations. So हम equations को form करेंगे और equations को manipulate करेंगे. So this approach is known as the analytical approach. So इसमें हमें क्या करना है? We have to equate the known part with the unknown part and then we have to do the comparison. So we are going to equate the configuration matrix C to this forward kinematics model, that is the transformation of the frame 2 with respect to frame 0. So ये जो अपना configuration matrix है ये है known part और ये जो forward kinematics model से equation मिली थी, matrix मिला था, this is the unknown part. हमने क्या करा, इन दो को simply equate कर दिया है. So यहाँ पे हमने इन्हें equate कर दिया है. So as you can see this matrix on the left hand side, this is the configuration matrix. It contains all the elements which are known to us. We know the value of all these elements because these are the orientation data and the position data of our end effector with respect to the base frame. Similarly on the right hand side, ये जो matrix है हमारा, ये matrix है हमारा जो हमें forward kinematics model से obtain करा था. This contains the orientation and the position data in terms of the degree of freedom, यानी कि θ1 और θ2 की टर्म्स में ये मैट्रिक्स हमारा है. सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द अननोन वेरिएबल्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट. अब आपको क्या करना है, जब कभी भी दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर और सेम साइज आर इक्वेटेड लाइक दिस, सो हम क्या करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट है दिस इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, अगर दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल टू से रिलेटेड हैं तो ठीक. सो हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम टू इक्वेशंस चाहिए, टू इंडिपेंडेंट इक्वेशंस इन दिस केस फॉर सॉल्विंग दिस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम. सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो पोजीशन की जो 3 इक्वेशंस होती हैं, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती हैं. सो फर्स्ट अगर आपको चूज़ करना पड़े ओरिएंटेशन की इक्वेशन या फिर पोजीशन की इक्वेशन में से किसी एक डेटा को चूज़ करना है, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी टू चूज़ द इक्वेशन फ्रॉम द पोजीशन डेटा. हम हमेशा पोजीशन के डेटा से इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे बिकॉज ये जो पोजीशन की इक्वेशंस होती हैं ये तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती हैं. ये मैंने आपको लेक्चर से 2 लेक्चर पहले वाले लेक्चर में समझाया था. ठीक है, तो अगर आपके पास चॉइस नहीं है तब तो आप ओरिएंटेशन के डेटा पॉइंट से इक्वेशन बना सकते हो, बट इफ़ यू हैव चॉइस देन ऑलवेज गो फॉर द इक्वेशंस फ्रॉम द पोजीशन डेटा बिकॉज दीज आर द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस. ठीक, सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलिमेंट है, सो दिस इज एलिमेंट 1,4. सो अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स है, सो दिस इज एलिमेंट A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A14, यानी कि ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है. सो हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर करना है. सो अगर मैंने इसको कंपेयर करा, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट. सो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी. सिमिलरली हमने अपने सेकेंड रो के फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करा. सो अगर मैंने इस एलिमेंट को कंपेयर करा, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट. सो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. सो लेट मी राइट द 2 इक्वेशंस सेपरेटली. सो आफ्टर कंपेयरिंग द एलिमेंट वाइज हमें ये 2 इक्वेशन मिली हैं. ठीक, सो जब हमने एलिमेंट 1,4 को कंपेयर करा ऑन बोथ द साइड वी गेट दिस इक्वेशन. सो इसको हमने मार्क कर दिया, लेट अस मार्क इट इक्वेशन 1. सिमिलरली जब हमने एलिमेंट 2,4 को कंपेयर करा ऑन बोथ द साइड्स, सब तब हमें ये वाली इक्वेशन मिली. ठीक, सो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट वी हैव सम स्टैंडर्ड इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस रेडिली अवेलेबल टू अस व्हेन वी आर सॉल्विंग द इनवर्स किनेमैटिक्स. अब मैंने आपको उसमें एक इक्वेशन पढ़ाई थी जो कि इस फॉर्म की थी और उसका मैंने वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताया था. सो अगर आपको ऑलरेडी डायरेक्ट सॉल्यूशन पता है, सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2 फ्रॉम देयर. सो पहले मैं आपको वो डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार. सो ये है हमारा कॉमन इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन की इक्वेशन नंबर 11. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी. सो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है इस फॉर्म की, L1c1 प्लस L2c12 इक्वल टू dx, ये हो गई पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन है L1s1 प्लस L2s12 इक्वल टू dy. सो अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, सो हमारे पास डायरेक्टली इन्वर्स काइनेमेटिक्स से रिजल्ट है. सो हम डायरेक्टली cos θ2 फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी एक्स होल स्क्वायर
प्लस डी वाई होल स्क्वायर माइनस द समेशन ऑफ L1 होल स्क्वायर प्लस L2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 L1 L2। ठीक, सो ये आपके पास डायरेक्टली यहाँ से cos थीटा 2 आपको मिल जाएगा। sin थीटा 2 क्या होता है? वी ऑलरेडी नो दैट sin थीटा 2 स्क्वायर प्लस cos थीटा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास cos थीटा 2 की वैल्यू है, सो वी कैन कैलकुलेट S2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस C2 स्क्वायर। सो यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ पे, सो साइन थीटा 2 यानी कि S2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस C2 स्क्वायर। सो यहाँ से आप साइन थीटा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आपके पास साइन थीटा 2 की वैल्यू है और कॉस थीटा 2 की वैल्यू है, सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा 2 बाय यूजिंग दी 8n2 फंक्शन। ठीक है, सो हम 8n2 फंक्शन यूज़ करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर उसका जो y पैरामीटर है वहाँ पे साइन थीटा 2 की वैल्यू आएगी। सेकंड पैरामीटर जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे cos थीटा 2 की वैल्यू आएगी, और यहाँ से हम थीटा 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। हम सारा का सारा यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमको यहाँ पे थीटा 1 को एलिमिनेट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2। बट यहाँ पे जो एलिमेंट है C12, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, उसमें थीटा 1 और थीटा 2 प्लस में आ रहे हैं। सो इसको एलिमिनेट करने की एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती है इनवर्स काइनेमेटिक्स में, दैट इज़ टू टेक द स्क्वायर एंड ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो हमने इक्वेशन 1 को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है इक्वेशन 2 में। ठीक है, सो इसको करते हैं। सो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा डी वाई स्क्वायर, और इसकी जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे जो आर एच एस वाली टर्म्स है यानी L1 C1 प्लस L2 C12, इसका स्क्वायर पूरी टर्म का, प्लस ये जो सेकंड टर्म है यानी L1 S1 प्लस L2 S12 एंटायर टर्म का स्क्वायर। ठीक है, सो हमने क्या करा है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नाउ वी हैव टू ओपन दी पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हो जाएगी L1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर C12 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 C1 C12। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस ये जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सो हो जाएगा L1 स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर S12 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 S1 S12। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये जो पूरा टर्म है दैट इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक, सो ये एक स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हम अपना करते हैं थर्ड स्टेप। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल टू, अब ये जो अपनी टर्म्स है ना, सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है L1 स्क्वायर्ड C1 स्क्वायर्ड, और ये जो सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है यानी L1 स्क्वायर्ड S1 स्क्वायर्ड, इन दोनों में से हम L1 स्क्वायर वाली टर्म को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या करा, L1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अब बचा गया C1 स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म S1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करना है, ये जो सेकंड टर्म है L2 स्क्वायर C12 स्क्वायर, और ये जो सेकंड वाले ब्रैकेट की हमारे सेकंड पैरामीटर पैरेंथेसिस की ये जो सेकंड टर्म है L2 स्क्वायर S12 स्क्वायर, इन दोनों में से L2 स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। सो यहाँ पे हमने प्लस लगा के करा, L2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा गया C12 होल स्क्वायर। सो C12 का स्क्वायर बचा प्लस S12 का स्क्वायर बचा, ये वाली टर्म। ठीक, अब ये जो हमारी रिमेनिंग टू टर्म्स हैं इसमें क्या कॉमन आ सकता है,
सो इसमें 2L1 L2 दोनों में कॉमन आ रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो टर्म है 2L1 L2 और नीचे वाले में भी 2L1 L2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया। सो लिखा प्लस 2L1 L2, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। सो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से क्या बचा हमारा, C1 C12 यानी cos थीटा वन मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। और नीचे वाले ब्रैकेट की टर्म में क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन थीटा वन मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, ये बच गया। ठीक, सो हमने क्या करा, इनको सेपरेट कर लिया। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है C1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर, ये हो जाएगी 1 के इक्वल। सिमिलरली C12 स्क्वायर और S12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 1, दिस थिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय ट्रिग्नोमेट्री। सो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस L2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया उसको, प्लस ये बचा 2L1 L2 2L1 L2, और ये जो है C1 C12 प्लस S1 S12। सो अगर ये हमारा cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, सो ये बन गया cos ऑफ A माइनस बी। सो अगर हमने A को 1 बोला है, B को 1 2 बोला है, सो ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ 1, क्या है 1 मतलब थीटा 1 है, थीटा 1 माइनस 1 2 1 2 मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2, सो दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। और सॉल्व करोगे सो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 1, सो ये कैंसिल हो गया, और माइनस थीटा 2। सो cos ऑफ माइनस थीटा 2 विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा 2। ठीक, सो ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है। सो इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना, अभी मैं इसको प्रॉपरली लिखवा देता हूँ। ठीक, सो यहाँ पे हो गया अपना 2L1 L2। सो ये जो अपनी टर्म है C1 और C12, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। सो cos ऑफ थीटा 1 साथ में आ रहा है cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो मैं ये इसको डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ सो दैट सबको समझ आए। ठीक, प्लस S1 को हमने लिख दिया साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय S12, S12 है साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जब मैं डिटेल में करा ही रहा हूँ तो इसको यहाँ पे क्लटर करके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में करा ही रहा हूँ। ठीक, सो यहाँ पे हो गया dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L1 L2। ठीक है, सो cos थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, प्लस हो गया साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो ये हमारा फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस बी का। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos ऑफ a माइनस बी। सो ये जो है ये हमारा a है, इसको लिख दिया थीटा 1 माइनस बी, ये जो टर्म है दिस इज एक्टिंग लाइक b। सो ये हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो ये हो गई अपनी पैरन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ cos ऑफ, सो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 से थीटा 1 कैंसिल और माइनस थीटा 2, cos ऑफ माइनस थीटा 2। सो cos ऑफ माइनस थीटा 2 क्या होता है हमारा, कोसाइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आता है सो दैट इज इक्वल टू cos थीटा 2। ठीक, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग cos ऑफ माइनस थीटा 2, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से दिस इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा 2, और इसी को सिंप्लीफाइड नोटेशन में हम C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो लाइन रिपीट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली C2 लिख दिया। ठीक है, सो इतना हमारा हो गया। सो एज यू कैन सी, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद हमने अपने
थीटा वन को एलिमिनेट कर दिया। एज यू कैन सी यहाँ पे थीटा वन एब्सेंट है। सो ये जो हमारी स्टेप आई, इसके बाद इस पूरी इक्वेशन से थीटा वन एलिमिनेट हो गया है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली थीटा टू की वैल्यू लिख सकते हैं। सो एक स्टेप और लिखना है। सो ये जो C2 है, C2 विल बी इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड चली जाएंगी। सो दिस इज L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2L1 L2। सो डिवाइडेड बाय 2L1 L2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमें ऑलरेडी पता था बट हमने इसको यहाँ पे डिराइव करके निकाला है। ठीक है। सो यहाँ से हमें कॉस ऑफ थीटा टू की वैल्यू पता चल गई। नाउ वी नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री दैट साइन थीटा टू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू दैट इज इक्वल टू 1। इसको रोबोटिक्स की नोटेशन में मैं लिखूँ सो S2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस C2 स्क्वायर। Therefore I can write sin of theta 2 to be equal to square root of 1 minus C2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस बिकॉज आपने वहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है। सो यहाँ से हमें S2 की वैल्यू पता चल गई है। सो अभी हमने cos थीटा टू पता कर लिया है और sin थीटा टू की वैल्यू भी हमें पता चल गई है। ठीक। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था A tan2 फंक्शन के बारे में। सो इन रोबोटिक्स हम जब भी यूज़ करते हैं वी ऑलवेज यूज़ दी A tan2 फंक्शन। सो यहाँ से थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी A tan2। सबसे पहले हमको लेना है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टू, उसके बाद लेना है सेकंड पैरामीटर में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा टू। इसको एक तरीके से और लिखते हैं दैट इज इक्वल टू A tan2 S2 ओवर C2 भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है। सो दोनों ही इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सो जब आप यहाँ पे देख रहे हो साइन थीटा टू की यहाँ पे हमें टू वैल्यूज़ मिलेंगी। सो एक प्लस की होगी और एक माइनस वाली होगी। सो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ होंगी प्लस माइनस। ठीक है। सो अल्टीमेटली थीटा टू की हमें टू वैल्यूज़ मिलेंगी। सो यू विल गेट टू वैल्यूज़ ऑफ थीटा टू जिसकी वैल्यू होगी इक्वल टू A tan2। फर्स्ट पैरामीटर में S2 की वैल्यू होगी, सेकंड पैरामीटर में C2 की वैल्यू होगी। ठीक है। यहाँ से हमें थीटा टू हमारा कैलकुलेट हो गया है। सो हमने क्या करा, अपने थीटा टू को कैलकुलेट कर लिया है। सो अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा वन। सो इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट वेरिएबल को कैलकुलेट कर लिया है दैट इज़ थीटा टू की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन थीटा टू कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कॉस थीटा टू कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों को A tan2 फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। सो यू विल गेट टू वैल्यूज़ फॉर दी एंगल थीटा टू। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा वन। सो उसके लिए हम अगेन अपनी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को रेफ़र करेंगे। सो ये है हमारी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। इनको मैंने यहाँ पे दोबारा से रीराइट कर दिया है। बट डिफरेंस क्या है, बाय दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ थीटा टू। इससे प्रीवियस स्टेज में हमने थीटा टू कैलकुलेट कर लिया है। यानी कि ये जो C12 है कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, यहाँ पे जो थीटा टू है वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक। सो यहाँ पे हम थीटा टू को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो कोसाइन ऑफ थीटा टू जहाँ भी होगा या साइन ऑफ थीटा टू जहाँ होगा उसको हम ट्रीट करेंगे कि उसकी वैल्यू हमें पता है। सो अब हम अपने थीटा वन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो इसके लिए हम लिखें इक्वेशन वन को। सो हम इक्वेशन वन को यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। सो अपनी इक्वेशन वन है dx इज इक्वल टू L1 C1 प्लस L2 C12। ठीक। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो dx इज इक्वल टू L1 cos थीटा वन प्लस L2। सो ये जो C12 है इसका मतलब है कोसाइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू।
सो इसका मतलब है कोसाइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सो आपको पता ही होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा टू। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक, सो ये यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने। और इसको अब हमें देखो क्या करना है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपकी ये है कि जितनी भी थीटा टू वाली टर्म्स है यानी कि C2 S2 ये हमको पता है। सो ये जो टर्म्स हैं ये नोन हो गई। हमें क्या करना है, जो थीटा वन वाली टर्म्स हैं यानी कि कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, इनको सेपरेट करना है। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में dx इज इक्वल टू L1 C1। और सबसे पहले हमें अपने ये ब्रैकेट्स को हटाकर इनको टर्म वाइज लिख लेना है। ठीक है, सो ये हो गया L2 C1 C2 माइनस L2 S1 S2। अब क्या करना है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा वन एंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा वन उनको सेपरेट करना है। ठीक, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो C1 वाली टर्म्स है इनको एक साथ लिख लेते हैं। सो L1 C1 हो गया और ये C1 वाली टर्म्स है, ये L2 C2 और C1। ठीक, यानी ये जो दो टर्म्स हैं इनको मैंने एक साथ लिख लिया बिकॉज यहाँ पे हमें कॉस ऑफ थीटा वन वाली टर्म मिल रही है। यानी C1 यहाँ पर भी है, C1 यहाँ पर भी है, माइनस ये जो S1 वाली टर्म है उसको यहाँ पे लिख लिया। सो ये हो गया S1, बचा क्या L2 S2। सो ये बचा L2 S2 और इसके साथ में S1, एक टर्म ये हो गई हमारी। ठीक, सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक कॉमन। ये जो C1 है इसको कॉमन निकाल लेना है और जो सेकंड टर्म है यहाँ से S1 को कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, सो इसको आप लिखो, सो dx विल बी इक्वल टू, हमने क्या करा C1 को बाहर निकाल लिया। सो मैंने C1 को इस टाइप से निकाल लिया और जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा L1 प्लस L2 C2, L1 प्लस L2 C2। ठीक, C1 को हमने कॉमन करके आउटसाइड सेपरेट कर दिया, माइनस यहाँ पे हमने क्या करा, S1 को सेपरेट कर दिया और जो टर्म्स बची उसको पैरेंथेसिस में लिख दिया, दैट इज़ L2 S2। अब देखना ये जो हमारी टर्म है L1 प्लस L2 C2, हमें इनकी पूरी वैल्यू पता है। सो दिस बिकम द नोन पैरामीटर। कैसे पता है, L1 और L2 तो लिंक लेंथ है। जब आप इन्वर्स काइनेमेटिक्स सॉल्व करोगे सो रोबोट्स के लिंक लेंथ आपको गिवन होते हैं। सो L1 की वैल्यू पता है, L2 की वैल्यू पता है और कोसाइन ऑफ थीटा टू यानी थीटा टू की वैल्यू हमने इससे प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट करी है। ठीक है, देयरफॉर ये जो वैल्यू है L1 L2 C2 ये हमको पता है। सो हमने इसको बोला, इसको बार बार रिपीट ना करना पड़े, सो L1 प्लस L2 C2 को हमने बोला लेट अस कॉल इट K1, वेयर K1 इज सम कांस्टेंट वैल्यू जो हमको पता है। सिमिलरली ये जो वैल्यू है L2 S2 ये भी हमको पता है बिकॉज L2 है लिंक लेंथ जो कि हमको पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें लिंक लेंथ की वैल्यू गिवन होती है। और S2 जो है दैट इज़ दी साइन ऑफ थीटा टू, इससे प्रीवियस स्टेप में हमने थीटा टू कैलकुलेट करा है। सो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ S2, दिस इज ऑल्सो नोन। सो इसको हमने बोल दिया लेट अस कॉल इट K2। ठीक है, सो हमने इस सारी टर्म्स को रिपीट करने से अच्छा K1 और K2 बोल दिया। इन्वर्स काइनेमेटिक्स में दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, जब आप बड़े बड़े नोन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग सम कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को K1 बोल दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को K2 बोल दिया। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इन्वर्स काइनेमेटिक्स में। सो नाउ वी विल राइट dx इज इक्वल टू K1 टाइम्स कॉस थीटा वन माइनस K2 टाइम्स साइन थीटा वन। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सो इसको हम कह सकते हैं अपनी इक्वेशन 3 बोल सकते हैं इसको। सो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सो लेट अस कॉल इट, ये हो गई अपनी इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली वी हैव टू यूज़ द सेकंड इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है इसके साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ।
सो ये जो अपनी सेकेंड इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू डी वाई इक्वल टू L1 S1 प्लस L2 S12। ठीक, ये जो इक्वेशन है इसके साथ भी हमको सेम सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो मैंने लिखा डी वाई इज इक्वल टू L1 S1 प्लस L2। ये जो S12 है इसको हमें एक्सपेंड करना है, यानी साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। सो जब आप साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी इक्वल टू साइन θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 साइन θ2। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसे करना है सेपरेट। सो डी वाई इज इक्वल टू L1 S1 प्लस L2 C2 S1 प्लस L2 S2 C1। मैंने क्या करा, S1 और C1 में सेपरेट कर लिया। अब हमें इन्हें करना है रीग्रुप। सो मैंने लिखा डी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉस वाली टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, सो कॉस वाली टर्म्स में हम देखेंगे ये C1। सो ये C1 वाली टर्म हो गई और ये हो गए S1 वाली दो टर्म्स। ठीक, सो मैंने सबसे पहले ये वाली जो टर्म है इसको लेफ्ट में लिख लिया पहले। सो ये हो गया L2 S2 या फिर ऐसा करते हैं जो सीक्वेंस आ रहा है उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, सो ये वाली टर्म्स हैं, इसमें S1 को पहले लिख लिया हमने। सो ये जो टर्म बनी ये हो गया L1 प्लस L2 C2। सो इस टर्म में से और इस टर्म में से हमने S1 को कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। ठीक है, अब जो सेकंड टर्म बची L2 S2 इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखा और इसके साथ आ गया C1। सो अब प्रीवियस पोर्शन की तरह दिस एंटायर थिंग इज़ नोन टू अस बिकॉज L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दोनों लिंक लेंथ में, और प्रीवियस पार्ट में हमने cos θ2 को पता कर लिया। सो दिस थिंग इज़ नोन टू अस। और इसको हमने प्रीवियस वाले पोर्शन में क्या बोला था, L1 प्लस L2 C2 को, ये L1 प्लस L2 C2 को हमने K1 बोला था। ठीक, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K1। सिमिलरली दिस थिंग इज ऑल्सो नोन टू अस बिकॉज L2 की वैल्यू भी हमें पता है, S2 की वैल्यू भी हमें पता है। और इससे प्रीवियस वाले पोर्शन में हमने इसको एज्यूम करा था, L2 S2 को हमने बोला था K2। ठीक, सो L2 S2 को हमने बोल दिया K2। देयरफॉर अपनी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डी वाई इज इक्वल टू K1 S1 प्लस K2 C1। ठीक, इस तरीके से हमारी ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज इक्वेशन 4। सो हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमने कैलकुलेट कर ली है। सो यहाँ से हम अपनी θ1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बिफोर दैट अगर आप इसको पूरी डेरिवेशन के साथ फिर से सॉल्व करोगे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था वी हैव स्टैंडर्ड इक्वेशंस एंड वी हैव स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सो हम यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे। ठीक, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिक्स क्लास। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो एक्सरसाइज है दिस इज़ बेटर सूटेड फॉर मैथमेटिक्स क्लास। हम यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग द इन्वर्स कैनामेटिक्स, वी आर नॉट डूइंग द मैथमेटिकल सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो अपना dx है, dx क्या है, दिस इज़ अ नोन वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो मैंने क्या करा, लेट dx को मैंने बोल दिया k3। k3 क्या है, सम कांस्टेंट। मैं अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूँ। ठीक, सो आई कैन राइट, ये dx की जगह पे मैंने लिख दिया k3 इज इक्वल टू K1 C1 प्लस ये जो माइनस का साइन है ये हमने K2 के साथ में दे दिया, K2 S1। ठीक, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसमें सारे के सारे टर्म्स में पॉजिटिव ये साइन का सेपरेशन होना चाहिए। सो K1 C1 प्लस वॉट एवर द कोफिशियंट ऑफ S1 उसमें हमने साइन को इन्वॉल्व कर दिया, यानी -K2 कर दिया, सो दैट ये हमारा प्लस यहाँ पे आ जाए और हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे मैच करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है,
अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो सो यू कैन जस्ट सॉल्व इट डायरेक्टली। सो ये इक्वेशन हो गई, इसको भी हमने इक्वेशन 3 बोल दिया, ठीक। अब हमने क्या करा, अपनी जो इक्वेशन 4 आई थी यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट ये जो डी वाई है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है हमको पता है, सो हमने डी वाई को बोल दिया लेट अस कॉल इट के फोर, वेयर के फोर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट नोन वैल्यू, ठीक है। सो अपनी ये इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करा, सो आई कैन राइट के फोर इज इक्वल टू के वन एस वन प्लस के टू सी वन। ये हो गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं के वन के टू के थ्री के फोर इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे पास वो के वन के टू के थ्री के फोर इन सब की टर्म्स में है। दैट इज़ वाई वहाँ पे डी एक्स डी वाई को हमने के थ्री और के फोर रिस्पेक्टिवली एज्यूम कर लिया बिकॉज आई एम यूजिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज़ करते हुए वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा 1। सो ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। सो ठीक है, सो ये अपनी हो गई इक्वेशन 3 मॉडिफाइड और ये है इक्वेशन 4 मॉडिफाइड। अब इनको अगर आप सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकली यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सो आप कर लेना। मैंने करके देखा द सॉल्यूशन इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस। सो बेटर है आप स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करो और अपने थीटा वन को फाइंड आउट करो। सो थीटा वन विल बी इक्वल टू 8 n2, फर्स्ट जो इसका पैरामीटर है दैट इज इक्वल टू के वन के फोर माइनस के टू टाइम्स के थ्री कॉमा, सो दिस इज द साइन पोर्शन, ये y वाला पोर्शन है हमारा। सेकंड जो पैरामीटर होगा दैट इज इक्वल टू के वन के थ्री प्लस के टू एंड के फोर, ठीक। बिफोर दैट यू हैव टू चेक दैट के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के थ्री स्क्वायर प्लस के फोर स्क्वायर। If this condition is true, then only you can calculate theta 1 by using this particular formula. इसकी एक और फॉर्म है दैट इज हम लिख सकते हैं 8n2 रेशियो की फॉर्म में। सो दिस इज के वन के फोर माइनस के टू के थ्री डिवाइडेड बाय के वन के थ्री प्लस के टू के फोर, ठीक। सो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज़ कर लेना, अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा 1। और जब भी हम 8n2 फंक्शन यूज़ करते हैं सो हम हमेशा किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ लेते हैं या फिर हम किसी ना किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर की यूज़ लेते हैं, ठीक है। सो जब भी आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करोगे सो वहाँ पे यूजुअली हमें दो पैरामीटर पुट करने होते हैं, एक y वाला पैरामीटर पुट करना होता है, एक x वाला, ठीक। सो इन प्लेस ऑफ द y पैरामीटर यू विल यूज़ दिस वैल्यू, in place of the x parameter you will use this value provided this condition is true. So first check whether k1 square plus k2 square is equal to k3 square plus k4 square. If this is true then you can use this standard result and find the value of theta 1. So इस तरीके से हमने theta 1 और theta 2 की inverse kinematics find out कर ली है। So अब एक next portion में, so now let us use the previously derived equation and calculate the values of theta 1 and theta 2 when the configuration matrix is given to us. So ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें हम अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स मॉडल को वेरीफाई कर सकते हैं अगर मैं लूज सेंस में बोलूँ, बिकॉज इन्वर्स काइनेमेटिक्स में मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। सो सारे सॉल्यूशंस को तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, बट जैसे कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है, सो मैंने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल में कुछ वैल्यूज़ ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 पुट करी, L1 L2 की कुछ वैल्यू डाली और उन नॉन वैल्यूज़ के लिए मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स मिला। सो दैट मीन्स दिस इज़ द डेटा दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। और मुझे पता है किस वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स आया है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने इन्वर्स काइनेमेटिक्स की सॉल्यूशन फाइंड आउट करा है, यानी जो मैंने थीटा 1 और थीटा 2 को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करा है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स, उसकी जो इक्वेशंस हैं वहाँ से मैं ये डेटा यूज़ करके अपने थीटा 1 और थीटा 2 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे पता है कि किस
वैल्यू ऑफ थीटा वन और थीटा टू के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स को निकाला है। सो अगर मेरी इन्वर्स काइनेमेटिक्स मॉडल का सॉल्यूशन जो आता है वहाँ से थीटा वन और थीटा टू मैच कर जाते हैं उस वैल्यू से जो मैंने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में पुट करी थी इस मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए। सो इन लूज सेंस वी कैन से दैट वी हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड द करेक्टनेस ऑफ द इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। सो अभी एक्सरसाइज हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करती है। जैसे यहाँ पे कोई भी R11 R12 dx dy dz ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट देख रहे हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को वी कॉल इट दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वर्स काइनेमेटिक्स। सो हम सबसे पहले जो प्रीवियस इक्वेशन थी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर की उसमें थीटा वन और थीटा टू को फाइंड आउट करेंगे व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स सी इज़ गिवन बाय this 4 cross 4 matrix. So let us now do this part. So हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस पार्ट में मैं L1 और L2 के बारे में बताना भूल गया था। सो एज यू कैन सी ये है अपने लिंक लेंथ 1 की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। L2 जो कि अपने लिंक 2 की लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ये डेटा भी हमको गिवन है। ऑल्सो ये जो वैल्यूज़ हैं कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की dx और dy इनकी जो यूनिट है दैट इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर। ठीक, ये मैं आपको बताना भूल गया था। सो नाउ गिवन दीज डेटा यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। सो अगर मैं इसको अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से कंपेयर करूँ, सो जैसे आप जानते हो कि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स सी की वो ये है। सो अगर मैं इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करता हूँ, सो इफ़ आई कंपेयर दिस एलिमेंट, सो इसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू 9.1416। सो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। सिमिलरली अगर मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स के डी वाई को कंपेयर करूँ, सो इसकी वैल्यू हमको न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इक्वल टू 14.79। ठीक, सो ये मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सो आई कैन डायरेक्टली राइट, आई कैन राइट गिवन। सो गिवन डेटा क्या है, L1 इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ L2 इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से गिवन है ये। साथ ही साथ डी एक्स और डी वाई की वैल्यू भी गिवन है। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 9.1416। सो दैट इज इक्वल टू 9.1416 सेंटीमीटर। साथ ही साथ डी वाई की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 14.7984 सेंटीमीटर, 7984 सेंटीमीटर। ठीक, सो यहाँ से हमको फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। सो अब हमें सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। सो वी विल जस्ट डायरेक्टली राइट द इक्वेशंस। सो मुझे पता है कॉस ऑफ थीटा टू, ये मैंने जो कैलकुलेट करा था इसकी वैल्यू थी हमारी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय 2L1 L2। सो ये हमारा कॉस थीटा टू का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस पोर्शन में डिराइव करा था। ठीक, सो यहाँ पे हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। सो डी एक्स कितना है, डी एक्स की वैल्यू है 9.1416। सो डी एक्स इज इक्वल टू 9.1416 स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू 14.7984 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। सो L1 कितना है, L1 है 10। सो L1 स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस L2 स्क्वायर, L2 है 8 स्क्वायर। अब हमें करना है डिवाइड बाय 2L1 L2। सो डिवाइड बाय 2L1, L1 की वैल्यू है 10 और L2 की वैल्यू है 8। सो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे cos थीटा टू विल बी इक्वल टू, सो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है दैट इज़ 138.5762 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 160। ठीक,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रैक्शन में, डेसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.8661। ठीक है, सो यहाँ से कॉस थीटा टू की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू 0.8661। सो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे साइन थीटा टू की वैल्यू। सो साइन थीटा टू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा टू होल स्क्वायर्ड। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट कर देना, साइन थीटा टू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी टू स्क्वायर्ड। सी टू की वैल्यू कितनी है, 0.86, सो दैट इज 0.8661 इस टर्म का स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, साइन थीटा टू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.4997। सो यहाँ से साइन थीटा टू कॉस थीटा टू की वैल्यू आ गई। सो अब हम फाइंड करेंगे थीटा टू की वैल्यू। सो ये हमारी साइन थीटा टू की वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा टू। नाउ हम स्टैंडर्ड जो हमने रिजल्ट डिराइव करा था फॉर थीटा टू, हम उसको यूज़ करेंगे। सो थीटा टू विल बी इक्वल टू ए टेन टू फंक्शन, जो इसका फर्स्ट पैरामीटर होगा यहाँ पे आ जाएगी साइन टू की वैल्यू, और जो सेकंड पैरामीटर होगा यहाँ पे कॉस थीटा टू की वैल्यू। सो यहाँ पे प्लस माइनस साइन है हमारा। ठीक है, सो एक बार हमको प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, सो मैंने फर्स्ट टाइम में क्या करा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले ली और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक बार नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ भी ले देता हूँ। सो दिस इज थीटा टू, और ये दूसरा आंसर है तो मैंने यहाँ पे प्राइम लगा दिया, दैट इज 8 and 2। अब साइन की नेगेटिव वाली वैल्यू ले ली, सो दिस इज माइनस साइन थीटा टू और C2। यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी जो कि मैं भी कैलकुलेट करूँगा। हमने प्लस माइनस इसलिए लिया बिकॉज वहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के चक्कर में साइन थीटा टू की जो वैल्यू है वो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज़, वन इज़ पॉजिटिव, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा टू का कुछ वैल्यू आएगा। सेकेंड टाइम हमने नेगेटिव साइन थीटा टू की वैल्यू ले ली, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थीटा टू की वैल्यू आएगी उसके हमने थीटा टू प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ए टेन टू फंक्शन है, आई एम सॉरी, अब जो ए टेन टू फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए आइदर यू कैन यूज़ मैटलैब और पाइथन। मैं क्या करता हूँ, मैं तो ऑनलाइन एक कैलकुलेटर है वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यू चेक करता हूँ। वो कैलकुलेटर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो मैं यूज़ करता हूँ प्लैनेट कैल्क का ऑनलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, सो जब आप देखोगे, सो दिस इज़ द URL। सो यहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स मिलेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टू आर्ग्यूमेंट आर्क टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे x कंपोनेंट पूछ रहा है और y कंपोनेंट पूछ रहा है। सो ये जो y कंपोनेंट है, यहाँ पे साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करी जाती है, और जो x कंपोनेंट है यहाँ पे कॉस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उसे पुट किया जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन की प्रिसीजन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज कीप इट एट 4 डेसिमल पॉइंट्स। सो मैं 4 पे करता हूँ इसको। ठीक है, सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है। सो y वाले जो इनपुट टैब है यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन थीटा टू की वैल्यू। ठीक, सो हम पहले पॉजिटिव साइन की वैल्यू ले रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू 0.4997। ठीक, और जो x वाला कंपोनेंट है यहाँ पे हम लेते हैं cos थीटा टू की वैल्यू। सो cos थीटा टू की वैल्यू कितनी थी, 0.8661। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट को प्रेस करेंगे। सो एज यू कैन सी 29.93 डिग्रीज, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट है रेडियंस में। सो दिस इज द रिजल्ट इन रेडियंस, और ये अपना रिजल्ट है डिग्री में। सो कितना आ रहा है, 29.930। सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर देयर। सो ये जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 29.9830 डिग्री। सो हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं दिस इज पॉजिटिव 30 डिग्री। अब हम अपने साइन की जो वैल्यू थी वहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे और अपने थीटा टू प्राइम को कैलकुलेट करेंगे। सो हमें क्या करना है, जो हमारी साइन वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, इसके साइन को रिवर्स कर देना है। सो यहाँ पे मेरे को बस एक नेगेटिव ऐड कर देना है। सो मैंने कर दिया -0.4997, और जो कॉस वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ है।
अब हम करेंगे कैलकुलेट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे -30 डिग्री के आसपास का आंसर आ गया है। ठीक है, सो इस तरीके से हम A10 फंक्शन ऑनलाइन गूगल क्रोम में कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑनलाइन कैलकुलेटर। सो लेट मी जस्ट राइट द आंसर ओवर देयर। आंसर आया कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ θ2, ये आया -29.9830 डिग्री। सो उसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोल दिया -30 डिग्री। ठीक, सो इस तरीके से हमने अपना θ2 कैलकुलेट कर लिया, जिसकी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। सो फर्स्ट वन इज़ +30 डिग्री और you can have -30 डिग्री। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ θ2। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ θ1 बाय यूजिंग द रिजल्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन द प्रीवियस पोर्शन। सो ये θ1 का इनवर्स काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन था in terms of k1, k2, k3 and k4, where k1 is given by this expression, k2 is given by this expression, k3 is equal to dx and k4 is equal to dy। सो अब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो k1 इज़ L1 प्लस L2 C2। L1 कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर, L2 था हमारा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय C2। सो C2 याद करना प्रीवियस पार्ट में हमने कैलकुलेट करा था, शायद यहीं होगा। सो नहीं, हाँ, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ C2 0.8661। सो C2 हो जाएगा हमारा 0.8661। सो यहाँ से हमारे k1 की वैल्यू आ गई। सो द वैल्यू ऑफ k1 इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो इट विल बी इक्वल टू 16.9288। सिमिलरली हम अपने k2 को फाइंड आउट करेंगे L2S2। सो L2 है हमारा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय S2। अब S2 पे हमारी दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव S2 एक नेगेटिव S2। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको फाइंड आउट, दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो इसके लिए मेरे को थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस। ठीक है, सो ये जो S2 है यहाँ पे वी हैव टू वैल्यूज़। सो फर्स्ट वन इज़ L2S2 एंड द सेकेंड इज़ द L2 मल्टीप्लाइड बाय -S2। सो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय S2। S2 कितना था +0.4997। सो हो जाएगा 0.4997। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3.99। सो दैट मीन्स हमारा जो k2 का वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 3.9976। अब जो k2 की सेकंड वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू -S2, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो L2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय -S2, सो -0.4997। सो यहाँ से k2 की जो सेकंड वैल्यू है इसको हमने k2 प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको k2 डैश भी बोला जाता है। सो हमने इसे k2 प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या चेंज आएगा माइनस साइन का, -3.9976। सो हमने k2 फाइंड आउट कर लिया, k1 फाइंड आउट कर लिया, k3 फाइंड आउट करते हैं। सो k3 इज इक्वल टू dx, और dx की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में। सो dx की वैल्यू गिवन है 9.1416 और dy की वैल्यू है 14.7984। सो k3 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 9.1416। सिमिलरली जो वैल्यू k4 की है दैट इज इक्वल टू dy, और dy हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से हमने इसे फाइंड आउट करा है, दैट इज़ 14.7984। सो इस तरीके से हमने k1, k2, k3, k4 को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी हैव टू चेक दिस कंडीशन whether this condition is true or not. So we have to check this condition first if we want to directly use the standard solution of θ1। अगर हमें ये यूज़ करना है सो हमको पहले चेक करना होगा कि k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू k3 स्क्वायर प्लस k4 स्क्वायर ऐसा है कि नहीं है। सो इसको जब आप चेक करोगे, सो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली आंसर पुट कर लेना। सो इसको जब आप चेक करोगे सो दैट विल बी वेरीफाइड। सो जब आप k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 302.56, और जब आप k3 स्क्वायर प्लस k4 स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 302.56। सो दिस इज़ वेरीफाइड कंडीशन
Hence we can directly use this expression for the calculation of theta 1. So यहाँ से हम थीटा 1 को कैलकुलेट करेंगे. ऑल्सो थीटा 1 की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, बिकॉज हम पे जो K2 है, K2 की वी आर हैविंग टू वैल्यूज़. सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे थीटा 1. सो थीटा 1 विल बी इक्वल टू 8 and 2 K1 K4 माइनस K2 K3. सेकेंड जो पैरामीटर है दैट इज इक्वल टू K1 K3 प्लस K2 K4. सिंपली आपको सारे नॉन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है. सो थीटा 1 विल बी इक्वल टू 8 and 2. सो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आई मीन डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 213.9746. और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 213.9144. ठीक है. सो यहाँ को इसको हम ऑनलाइन कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं. सो मैं आपको एक बार करके दिखा देता. सो हमने क्या करा, जो y वाला इनपुट बॉक्स है यहाँ पे हमको पुट करनी है जो साइन वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो हम फर्स्ट लिखते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगी 213.9746. और ये जो x वाला फील्ड है यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं, यानी जो हम कॉमा लगाने के बाद लिखते हैं. सो दैट इज़ 213.9144. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो इसका आंसर है 45.0081. सो ये हमारी थीटा 1 की वैल्यू है. सो हमारे थीटा 1 की वैल्यू आ गई 45.001 डिग्री. सो इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने बोल दिया 45 डिग्री. ठीक है. सो ये तो हमारी फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. इसके बाद हमें एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिकॉज हमारी जो K2 की वैल्यू थी, ये जो K2 है इसकी दो वैल्यूज़ है ना. सो यहाँ पे हमने K2 को लिया है 3.9976, बट K2 की एक और वैल्यू है दैट इज़ -3.9976. उसके लिए हमें थीटा 1 को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट अस कॉल इट थीटा 1 प्राइम इज इक्वल टू 8 and 2 K1 K4 माइनस K2 प्राइम K3. अब ये K2 प्राइम क्या है, K2 प्राइम है अपने K2 का नेगेटिव, यानी -3.9976. ठीक है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा था. सो दिस इज़ K2 प्राइम. इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी तो एक वैल्यू आएगी ना. सो हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं. सो यहाँ पे K2 प्राइम यानी कि नेगेटिव ऑफ K2, फिर आएगा K1 K3 प्लस K2 प्राइम एंड K4. सो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद थीटा 1 प्राइम आ जाएगा 8 and 2. जब आप इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे सो यू विल गेट 287.0636. और जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करोगे सो यू विल गेट 95.5982. और यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द कैलकुलेटर सो यू विल गेट 71.5811 डिग्री. ठीक है. सो यहाँ से हमारी थीटा 1 की दो वैल्यूज़ आ गई. सो इन शॉर्ट समरी आई कैन राइट वी हैव टू सॉल्यूशंस. सो हम अपने सॉल्यूशन ए को लिख सकते हैं और हमारे पास एक सॉल्यूशन बी है. सो सॉल्यूशन ए में हमारा थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री. और इन्हीं वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में यही दो वैल्यूज़ पुट करी थी. उसी से मुझे कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स सी मिला था. ठीक है. सो हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स सी को यूज़ करके इन्वर्स काइनेमेटिक्स से जो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकाली है वो हमारे
45 और 30 डिग्री ही आ रही है, सो हम कह सकते हैं हमारा सॉल्यूशन ए मैच करता है। ठीक, सिमिलरली जो सॉल्यूशन बी है, यहाँ पे थीटा वन प्राइम की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 71.5811, और जो हमारे थीटा टू प्राइम की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -30 डिग्री। ठीक, सो इस सॉल्यूशन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता बिकॉज मैंने इसको चेक नहीं करा है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनवर्स काइनेमेटिक्स। सो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स गिवन है in terms of numerical data, then you can find the numerical value of the degrees of freedom or the variables theta 1 and theta 2. So हमारा आंसर है 45 डिग्री एंड theta 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये हो गया अपना इन्वर्स काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन। सो एक चीज़ आप कर सकते हो, दैट इज यू कैन मेक अ रफ डायग्राम ऑफ द टू सॉल्यूशंस। सो लेट अस नाउ ट्राई टू मेक अ रफ डायग्राम ऑफ द इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। सो एज यू कैन सी ये हो गया अपना सॉल्यूशन नंबर 1। सो ये हो गया थीटा 1 45 डिग्री, दिस इज लिंक 1 ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, दिस इज लिंक 2 ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस लिंक। सो ये हो गया अपना थीटा 2। सो ये हो गया अपना एक सॉल्यूशन दैट इज एल्बो डाउन सॉल्यूशन। अब हम एक रफली बना लेते हैं एल्बो अप सॉल्यूशन। सो ये जो मैंने रेड में बनाया है दिस इज सॉल्यूशन बी और द एल्बो अप सॉल्यूशन। ये होगी लिंक 1 10 सेंटीमीटर की, इट इज़ मेकिंग एंगल 71.58 डिग्री विद द ग्लोबल एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये होगी अपनी लिंक 2 जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ -30 डिग्री विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस लिंक, यानी कि लिंक 1 की एक्सटेंशन के साथ इट इज़ मेकिंग -30 डिग्री। सो अगर क्लॉकवाइज एंगल है सो हम उसे माइनस लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल है सो हम उसे प्लस लेते हैं। ठीक है, सो लिंक 1 के एक्सटेंशन के साथ दिस इज मेकिंग -30 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज 30 डिग्री। सो ये हो गया अपना एल्बो अप सॉल्यूशन। अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ, अगर मैं 71.58 डिग्री और -38 डिग्री लेता हूँ, सो ये जो अपना एंड इफेक्टर का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इट इज़ नॉट रीचिंग द डिज़ायर्ड पॉइंट, बट ये अपने डिज़ायर्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे जा रहा है। सो वी कैन से दैट elbow up solution is not the optimum solution and elbow down solution is the optimum solution. Also यहाँ पे ये जो distance है, थोड़ी सी distance, so this is the error that we are getting, और आप इस error को calculate कर सकते हो for this simple 2 degree of freedom manipulator। ये अभी हम calculation नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। सो डेल्टा डी एक्स यानी कि error in the dx dimension when we are taking the value of theta 1 equal to 71.58 degree and the value of theta 2 equal to -30 degree, यानी कि elbow up solution में हमारा error कितना आ रहा है, so that is equal to 2.15 millimeter in the x direction and delta dy that is equal to -1.24 millimeters। सो इतने का एरर मिलेगा हमें अगर हम अपने एल्बो अप सॉल्यूशन को चूज़ करते हैं, और अगर हम अपने एल्बो डाउन सॉल्यूशन को चूज़ करते हैं सो वी विल नॉट गेट एनी एरर। सो इस तरीके से हमने अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो विद दिस आई फॉर्मली कंक्लूड दिस न्यूमेरिकल सीरीज ऑन फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑन द इन्वर्स काइनेमेटिक्स ऑफ this simple 2 degree of freedom manipulator, and in the next video we will solve this particular problem। so ये अपना similar problem है, but यहाँ पे we are dealing with a 3 degree of freedom planar manipulator। so this is a serial manipulator, but despite having 3 degrees of freedom it is operating in a single plane। so ये अपना एक planar manipulator है। सो अगर आपको इस मैनिपुलेटर की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से डील करना है सो यू हैव टू रेफर लेक्चर 28। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैनिपुलेटर की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।